डियर स्टूडेंट्स, आज का जो नया लेक्चर है वो आपका क्लास 11th फिजिक्स का एज पर न्यू करिकुलम देखें तो ये थर्ड चैप्टर होगा। एंड ओल्ड करिकुलम या ओल्ड सिलेबस से अगर हम देखेंगे तो ये फोर्थ चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग स्केलर वेक्टर इन सभी के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट इज द नीड ऑफ वेक्टर्स। तो ये जो व्हाट आर द नीड ऑफ वेक्टर्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर नेम है आपका क्लास 11th चैप्टर 3 और चैप्टर नेम है आपका मोशन इन ए प्लेन। ये आपका चैप्टर नेम है मोशन इन ए प्लेन। ये तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ वेक्टर। तो यहां पर जो पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा, व्हाट इज द नीड ऑफ वेक्टर। जब बात आती है कि वेक्टर की जरूरत ही क्या पड़ी, तो अभी तक तो क्लास 9th में हम लोग जो भी पढ़ते आ रहे थे वो क्या था, वन डायमेंशनल मोशन था। या आप एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं या वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं। और इन सब केसों में जब आप एक्स एक्सिस में मूव करते हैं, सपोज ये हमने क्या किया, एक सरफेस कंसिडर कर लिया और इस सरफेस पर आपका एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए एंड इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ राइट साइड। ये राइट साइड मूव करेगा और एक डेस्टिनेशन पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। मे भी हो सकता है कि जब ये मूव कर रहा था इसके पास अपनी वेलोसिटी तो रहेगी ही मूव करने के लिए, एक्सेलरेशन ए रहा होगा और यहां से यहां तक जाने में इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा एस। और इसका जो अभी पोजीशन है एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, पोजीशन क्या है वो भी आपका 0 है, यानी ए पर है ये ऑब्जेक्ट। तो हमें ये देखना है जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करेगा, इसकी जो एक्स की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, पोजीशन इसका चेंज होता जाएगा। कुछ समय बाद चेक करेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, एक्स फिर हमें नया मिलेगा। ये वन डायमेंशनल मोशन है, हमने दिखा दिया एक्स एक्सिस में वो मूव कर रहा है। मे बी इसके स्पीड इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, फिर उसके बाद स्पीड घट रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पहले तो बढ़ रहा था, फिर बाद में क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, पोजीशन भी चेंज होकर के इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर कुछ फैक्टर आपको मिले। कौन कौन से फैक्टर मिले? एक तो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है पोजीशन, नेक्स्ट वन वेलोसिटी, नेक्स्ट वन एक्सेलरेशन। ये सभी कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू आप प्लस या माइनस में, प्लस या माइनस में, प्लस या माइनस में, प्लस या माइनस में कंसिडर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बढ़ते हुए भी दिखा सकते हैं, घटते हुए भी, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही सिचुएशन इन क्वांटिटीज के साथ मिलती हैं। हाँ, ये प्लस माइनस आपका टाइम के साथ वैलिड नहीं है, यानी टाइम के साथ अप्लीकेबल नहीं है। फिर सबसे बड़ी समस्या आती है कि ठीक है, आपका एक एक्स एक्सिस में मोशन है, हो सकता था वो मोशन वाई एक्सिस में हो जाए, तब भी वो वन डायमेंशन था, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन जब बात प्लेन की आती है, यानी प्लेन सरफेस पर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, वहां पर आपको एक से ज्यादा दो डायरेक्शन मिलते हैं। सपोज अब ये हमने क्या माना, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट कर दिया, यहां ओरिजिन हो गया। और इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है? इनिशियल पोजीशन यानी ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, इस पोजीशन पर, ये पॉइंट ए है। अगर आप अभी देख रहे हैं पॉइंट ए है, तो जाहिर सी बात है ओरिजिन से यहां तक की कुछ डिस्टेंस रही होगी, उस डिस्टेंस को आप x1 कंसिडर कर लेंगे। और लोकेशन की बात की जाए कि जो पोजीशन था, ये तो डिस्टेंस हो गया, जो पोजीशन था वो क्या मिला आपको, x1 कंसिडर करके मिला, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे है और आप ऑब्जर्वर, इट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वो कहां पर है, यानी हम खुद या आप खुद कहां पर हैं, ओरिजिन पर।
ये ओरिजिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया गया। ये ओरिजिन ऑब्जर्वर जहां खड़ा है उस प्लेस को डिनोट कर रहा है, और ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, x1। x1 इज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए। तो कोई ऑब्जेक्ट जो ए पर था, अब वो चलना शुरू करता, देखिए चलेगा किस डायरेक्शन में, अब ये यहां से चल करके कहां जा रहा है, यहां पहुंच गया, ए से नए पोजीशन बी पर पहुंच गया। तो अब हमारे लिए बड़ी समस्या आई कि क्या ये ऑब्जेक्ट केवल एक डायरेक्शन में मूव किया। तो चेक करते हैं कि अगर देखा जाए तो ये इस हाइट पर पहुंचा है जहां पर उसने वाई एक्सिस को कवर किया, ओरिजिन से इतनी ऊंचाई तक। तो हम ये नई लोकेशन क्या कंसीडर कर रहे हैं, y1। और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा आगे भी गया, जब इस पॉइंट को आप एक्स एक्सिस पे मैच कराते हैं तो एक्स एक्सिस पे यहां मिला, और ये नई डिस्टेंस क्या हो गई, x2। ये क्या हो गई, x2। इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो पॉइंट बी पर पहुंच चुका है यहां से चलने के बाद, उसकी नई लोकेशन क्या हुई, एक्स एक्सिस पे x2 हुई और वाई एक्सिस पे y1 हुई। ध्यान से समझिएगा। तो क्या ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में, भाई यहां से यहां तक जाने में उसको हो सकता है 2 सेकंड या 3 सेकंड लगा हो, और इस 2 या 3 सेकंड में उसने केवल एक्स एक्सिस में नहीं, उसने वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। भाई 2 सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट यहां ए से चलते हुए बी पॉइंट तक पहुंच रहा है तो उसने कुछ हाइट कवर की। ये देखिए हाइट, इसी हाइट को आपने क्या नाम दिया, y1। और इतना इसने एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया या डिस्टेंस कवर कर लिया, वो नाम आपने क्या दिया, x2। ओरिजिन से अब कहां तक आ गए आप, x2 तक आ गए। अगर बात की जाए कि नहीं पॉइंट ए से ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट ए से लेकर के इस नए पॉइंट के बीच की दूरी अगर निकालनी है तो आप x2 माइनस x1 कर देंगे। अब उस केस में ध्यान से समझिएगा, अब उस केस में ये जो लोकेशन है आपकी, ये जहां आपने x2 लिखा है वो x2 नहीं होगी, वो x2 नहीं होगी जब आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो हालांकि हम ओरिजिन से ही ऑब्जेक्ट की सिचुएशन बताएंगे। ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में वो क्या है आपका, x2 है, और वाई एक्सिस में कितना है, y1 है। कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पर जा रहा है तो अगर हम उसको एक्स एक्सिस पे मिला रहे हैं तो पता चल रहा है x2 डिस्टेंस ओरिजिन से, और यहां पर है तो ये डिस्टेंस y1। तो कहीं ना कहीं y1 जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन को दिखा रहा है, और जो x2 है वो किसको दिखा रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन को, ये हॉरिजेंटल। तो क्या ऑब्जेक्ट केवल 2 सेकेंड का टाइम लेते हुए उसने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जितनी हाइट, y1 के बराबर हाइट कवर की, तो यहां फैक्टर है g कवर की। अगर आपको एक ही टाइम में 2 डायरेक्शन में मोशन अपना दिखाना है, ऑब्जेक्ट की सिचुएशन को दिखाना है, तब वहां हमें नीड पड़ती है वेक्टर की। इसमें वेक्टर की नीड नहीं थी, एक डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन का था। तो ऐसी सिचुएशन में जब बात, हाँ डायरेक्शन की बात आएगी जहां भी, वहां पर वेक्टर की नीड बन जाती है। तो ये तो 2D मोशन था, प्लेन में हमने दिखा दिया कि एक्स आर 2D में। अब 3D की बात की जाए जहां एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस में ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, 3D, या फिर उसको कहते हैं मल्टी डायरेक्शन, या फिर कहते हैं स्पेस में चला गया मोशन। तो इस तरह के मोशन में वेक्टर की नीड पड़ती है। अब बात करते हैं कि ठीक है वेक्टर की नीड पड़ती है, तो वेक्टर की नीड कहां पड़ती है, इन 2D एंड 3D, और इसी को स्पेस कहेंगे या मल्टी डायरेक्शन। अब वेक्टर वेक्टर बोलते बोलते हम लोग पहले ये चेक कर लिया जाए कि वेक्टर से पहले भी क्या आता है, स्केलर। तो स्केलर क्या होता है, जब उसको समझेंगे तो वेक्टर बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। चलिए पहले स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर quantities, those quantities which have only magnitude with its unit is called स्केलर क्वांटिटी। तो क्या है ये स्केलर क्वांटिटी, इसको समझिए। दोज
physical quantities which have only magnitude, with its direction, with its unit. It is called a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल समझिए इसका। मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब यहां देखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें डायरेक्शन होता है, तो आप कभी भी इसको स्केलर में नहीं रखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि इसकी जब डिफिनेशन बताते हैं ना हम लोग डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या बताते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन सोर्स टू टर्मिनल और सोर्स टू डेस्टिनेशन पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज शुड बी इन स्ट्रेट मैनर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच होती है, इसके साथ साथ वो स्ट्रेट भी होना चाहिए। और आपने स्ट्रेट भी बता दिया, इट मीन्स आप डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं। तो मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। स्पीड को अगर आप डिराइव करते हैं तो क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, लेकिन कोई आपको इंडिकेट नहीं करना है कि विच पाथ या फिर विच डायरेक्शन यू विल ऑप्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, या एक्वायर करेंगे आप कोई पाथ। ऐसा कोई इसमें कंपलसरी चीजें नहीं है कि आपको सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए कोई रास्ता बताया जाए। आपको जो रास्ते समझ में आए, जो डायरेक्शन समझ में आए, आप उससे चले जाइए। तो यहां पर डिस्टेंस में हम कोई डायरेक्शन बताते ही नहीं है, और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है आपका स्पीड। और टाइम ऑलरेडी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद डेंसिटी हो गई। ये सभी क्या है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वैल्यू है। जब बात होती है ना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को क्या हम कहते हैं? नंबर या वैल्यू। अगर आपसे हम कहें डिस्टेंस, तो मान लीजिए डिस्टेंस हुआ, ऑब्जेक्ट ने कवर किया 20 मीटर, मास है 5 kg, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी है 10 kg पर मीटर क्यूब। अब आप ही बताइए ना, इसमें कहाँ डायरेक्शन है? कहीं डायरेक्शन का रोल नहीं है, बस क्या है? वैल्यू है, उनकी यूनिट है, वैल्यू है, उनकी यूनिट है। और यही चीज हमने लिखा मैग्नीट्यूड विथ इट्स यूनिट। तो मैग्नीट्यूड को ही वैल्यू कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पे, कि आखिर ऐसा क्या है जब 2D मोशन ऑब्जेक्ट करता है, 3D मोशन करता है, मल्टी डायरेक्शनल मोशन करता है, तो वहां पर वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा, स्केलर में ऐसा क्या चेंज हो जाता है कि उसे हम वेक्टर कहते हैं? तो बस एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा, चेंजिंग क्या है? केवल डायरेक्शन का। वेक्टर क्या बताएगा? डायरेक्शन बताने लगता है। वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटीज, ये रहा। तो वेक्टर क्वांटिटीज है क्या, इसको समझ लेते हैं। सेम डिफिनेशन होगी, थोड़ा सा चेंज होगा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude with its unit and including direction, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, and including direction। अब इतनी डिफिनेशन बताने से आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगर दो डिस्टेंस को ऐड करना है, 20 मीटर 10 मीटर, डायरेक्टली ऐड करके 30 आंसर आ जाएगा।
दो स्पीड है, एक 10 मीटर पर सेकंड है, एक 20 मीटर पर सेकंड। ऐड करना, ऐड कर दीजिए, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इट मीन्स ये जो है फॉलो करेगा, इट विल, जो स्केलर क्वांटिटी है आपकी, इट विल फॉलो द ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक एडिशन, नॉर्मल एडिशन का रूल ये फॉलो करता है। कौन? स्केलर। बट वेक्टर ऐसा नहीं करेगा। दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सेम यूनिट हैं, सेम क्वांटिटीज की वैल्यू है, तो ये हमेशा जब ऐड करेंगे ना, तो कैसे ऐड करेंगे? इट विल फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या करता है ये? खुद का वेक्टर का ही जो एडिशन का लॉ है उसे ही फॉलो करेगा, और उसी मेथड से आप ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, इसके जो एग्जांपल हैं वेक्टर क्वांटिटीज के, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सभी क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज के आपके एग्जाम्पल हैं। अब हम समझते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्या है ये वेक्टर? अगर डायरेक्शन ऐड हो गया भाई, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो हमने कहा आपको ए से चल करके बी तक जाना है, एक रास्ता ये है, एक पाथ ये है ए से बी जाने का, एक पाथ ये है। तो ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। अब हम कह रहे हैं कि आपको ए से बी जाना है और आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। बताइए कौन सा पाथ होगा? भाई ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस तो ये भी है। बट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जा सकता है अगर वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट भी हो और स्ट्रेट लाइन हो। अब शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन का मीन्स ये होता है कि आपको जो 3 डिफरेंट डिफरेंट पाथ दिए गए थे ए से बी तक जाने के लिए, जब हमने ये बात बोल दिया कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्वायर करना है और ये भी ध्यान रखना है कि वो स्ट्रेट लाइन भी हो, इसका मतलब क्या? इन तीनों में हमने आपको हिंट नहीं कर दिया कि आपको जाना किस रास्ते से है? स्ट्रेट लाइन तो यही है। अगर हमने हिंट कर दिया तो इसका मतलब हमने डायरेक्शन बता दिया, और डायरेक्शन बताते ही ये अब डिस्टेंस के साथ साथ क्या कहा जाएगा? ए टू बी। ए टू बी कौन सा पाथ? पाथ सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से बी। अगर आप इसको पर इस तरह से लगा रहे हैं, यानी डायरेक्शन आपने बता दिया, डायरेक्शन बता दिया, और ये जो एरो बनाया इसी को कहते हैं वेक्टर। बट वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। हमने क्या बताया था? पॉइंट ए से आपको चलना है, पॉइंट बी तक आपको जाना है, और ये जो रास्ते हैं आप देख रहे हैं, इसको टोटल एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी इज 40 किलोमीटर। ये क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है? 40 किलोमीटर है। तो यहां से यहां तक 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। इट मीन्स ये, सॉरी, ये लास्ट पॉइंट 10 हो गया आपका यहां तक। तो इस तरह से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर टोटल ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे ये क्या हो जा रहा है? 40 किलोमीटर हो जा रहा है। तो वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर में सबसे पहले एक एरो बना देते हैं। एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इनिशियल
जहां से ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको डिनोट करता है। देखिएगा ध्यान से, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेक्टर का, ये जो एरो है, एरो का जो टेल होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? टेल बोलते हैं। टेल जो होता है वो उस पॉइंट को इंडिकेट करता है जहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है। और जो एरो हेड है, एरो हेड जो है वो उस पॉइंट को डिनोट करता है जो आपका टर्मिनल पॉइंट होता है। टर्मिनल यानी डेस्टिनेशन पॉइंट, जहां पर ऑब्जेक्ट को जाना है। तो इस तरह से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात ये आती है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो पता चल गया, टेल क्या बताता है आपका, जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा। ये हेड क्या बताएगा किसी एरो का, जहां ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास 40 किलोमीटर है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है? सेंटीमीटर में डिस्टेंस दिखा रहे हैं आप, ठीक है? ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस दिखा रहा है। तो 1 सेंटीमीटर यानी 10 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर 20, 3 सेंटीमीटर यानी 30, देन 40। ग्राफ पे आप वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बस सिंपल सी चीज है कि अगर ए से बी गए और ए से बी के ऊपर एरो लग गया, तो एरो लगने का मतलब ए से बी क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। आप कभी भी डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसका मतलब डायरेक्शन बता दिया गया था, ए से बी कैसे जाना है। और ए से बी कैसे जाना था? इन तीन में से एक रास्ते से, और वो इसका मतलब डायरेक्शन बता दिया गया आपको। बात वेलोसिटी की अगर करें हम, तो वेलोसिटी क्यों आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मींस क्या है? इस पे वेक्टर लगाओगे, यानी इसके अंदर डायरेक्शन की बात की गई है। अगर इस पर वेक्टर लगा तो ये भी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया, बिकॉज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है उस पर एरो लगने का मतलब, देखिए केवल एस लिखे होते तो वो क्या होता? डिस्टेंस। और अगर एस के ऊपर हमने ये एरो लगा दिया, इसका मतलब डायरेक्शन बताया कि आपको सोर्स से डेस्टिनेशन किस रास्ते से जाना है, तो ये क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट। अब आप सोच करके बताइए कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अभी एस पे एरो नहीं लगा तो ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस पे कौन डिपेंड करता है? स्पीड। जब इस पर एरो नहीं लगा तो इस पे हम क्यों लगा दें? वो स्पीड हो गया। और वहीं अगर बात की जाए इसकी, तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट से स्पीड नहीं मिलता, क्या बनता है? वेलोसिटी मिलता है। और वेलोसिटी दोनों का सिंबल v है वेरिएबल। तो हम कैसे समझेंगे? तो वेलोसिटी के ऊपर, सॉरी, स्पीड के ऊपर अगर आपने वेक्टर लगा दिया, डायरेक्शन लगा दिया, तो वो वेलोसिटी बन गया। वेक्टर लगते ही नाम चेंज हो जा रहा है। वेक्टर इंक्लूड कर रहा है किसको? डायरेक्शन को। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे क्लास 11th के इस नए चैप्टर मोशन इन प्लेन के। वेक्टर और स्केलर है क्या, कुछ चीजें और हैं थोड़ी सी, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्केलर जो होता है, स्केलर क्वांटिटी, और इधर हम राइट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। ध्यान से समझिएगा, ये ऐसी यूनिट है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा विथ यूनिट। मैग्नीट्यूड होगा विथ यूनिट। इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड विथ यूनिट एंड डायरेक्शन। एंड क्या होगा? डायरेक्शन होगा। और क्या डिफरेंस है? इफ मैग्नीट्यूड विल चेंज, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए यानी वैल्यू चेंज हो जाए, देन स्केलर क्वांटिटी विल आल्सो चेंज। स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगी? वो भी चेंज हो जाएगी।
यहां पर क्या है, इफ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों एक साथ, बोथ विल चेंज, कोई एक चेंज या दोनों एक साथ विल चेंज, देन वेक्टर क्वांटिटी will be changed. ये क्या करता है, फॉलो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन। नॉर्मल तरीके से आप ऐड कर सकते हैं किसी दो वैल्यू को सेम क्वांटिटी के, जबकि ये क्या करता है, फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हम लोग को पढ़ना है वेक्टर एडिशन के कितने लॉ होते हैं, वेक्टर एडिशन। तो ये इस चैप्टर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग नए लेक्चर में मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। ये चैप्टर अब कंटिन्यू रहेगा हम लोगों का कुछ दिन तक, तो अभी आपको इतना रीड करना है, समझना है, देन नए लेक्चर नए वीडियो के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे आपसे। थैंक यू।